अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं? खैरियत से हैं आप लोग? अच्छा जी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो हमारे कॉमन एल्गोरिथम्स हैं। उनको हम डिस्कस कर रहे थे। मैंने एक प्रेजेंटेशन कोशिश की है कि बना दूं, क्योंकि बुक में ज़रा जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारे लिए बाज़ दफ़ा मुश्किल हो जाता है कि हम उसको एक साथ ग्रास्प कर सकें। तो प्रेजेंटेशन से होता ही है कि सारे कॉन्सेप्ट्स एक जगह कंसोलिडेट हो गए हैं। ये क्योंकि ज़रा ज़्यादा हो रहे थे कॉन्सेप्ट्स, कॉमन एल्गोरिथम्स हैं ये, वो सारे एल्गोरिथम्स हैं जो कि प्रोग्रामिंग में हमारे काम आते हैं। और जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम रिपीटेडली इस्तेमाल करते हैं किसी भी टास्क को अचीव करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ठीक है। तो ये कुछ एल्गोरिथम्स हैं जो कि आई होप के ये मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है, आवाज भी आ रही है ठीक तरह से? ठीक। तो ये हम जरा एक एक करके देख लेते हैं। मुझे पता है कि आप लोगों को अच्छी तरह से लीनियर सर्च के बारे में पता चल गया है कि लीनियर सर्च का क्या मतलब है। एक सर्च एल्गोरिथम है जिसको में हम एक एलिमेंट एक वक्त में लेते हैं लिस्ट का, जब तक कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड टारगेट है जो हमें सर्च करना है वो मिल ना जाए। फॉर एग्जांपल, जो एग्जांपल हमारे सामने है, पांच एक लिस्ट में सेलेक्ट करना है। तो अगर लिस्ट है 1 2 3 4 5 की, तो हम पहले 1 को कंपेयर करेंगे 5 से, उसके बाद हम 2 को कंपेयर करेंगे 5 से, फिर 3 को कंपेयर करेंगे 5 से, फिर 4 को कंपेयर करेंगे 5 से, और फिर इसी तरह से आखिरी जो एलिमेंट है इस वक्त वो एलिमेंट हमारे पास आ, वो है जो कि हमें हमारा टारगेट ऑब्जेक्टिव था, और वो हमें मिलेगा। तो लीनियर सर्च का ऑल्दो एक एडवांटेज ये है कि ये सिंपल है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगेन इट टेक्स मेनी tries to get to the solution to get to the required target। ठीक है। लीनियर सर्च। उसके बाद बबल सॉर्ट हमने किया था, आपको याद होगा। बबल सॉर्ट में हमने दो दो नंबर्स जो हैं उनको हम जैसे ये दो नंबर्स हैं इनको कंपेयर करते, फिर इन दो नंबर्स को कंपेयर करेंगे, फिर इन दो नंबर्स को कंपेयर करेंगे। जब सब कर लेंगे तो हमारा एक पास पास वन मुकम्मल हो जाएगा, फिर पास टू करेंगे। और हमने ये देखा था कि जितने एलिमेंट्स हों तो वो n-1 नंबर ऑफ पासिस हमें पूरे करने पड़ेंगे। तो ये बबल सॉर्ट था। ये दूसरा कॉमन सर्च एल्गोरिथम है। फिर हमने टोटलिंग की बात की थी कि द प्रोसेस ऑफ एडिंग अप ऑल वैल्यूज इन अ लिस्ट टू गेट अ टोटल सम। जितने नंबर्स हैं उन सबको ऐड करेंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस। ठीक है। ये सब टोटलिंग का और ये वो चीजें हैं जो कि हमें बार बार इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो इसलिए हमें पहले इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिर हम इनको कोड करेंगे, देखेंगे कि ये किस तरह से किया जाता है, ताकि इन चीजों को हम जब इस्तेमाल कर रहे हो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तो हमें इन इनको करने में प्रॉब्लम ना हो। और ये बुक में बड़ी अच्छी तरीके से जो सीक्वेंस रखा गया है वो बड़ा अच्छा है। काउंटिंग कि जी एक एक जितनी भी स्पेसिफिक वैल्यू लिस्ट में अकर हुई है, यानी अगर इस लिस्ट में 3 जो है वो 2 दफा अकर हुआ है तो उसको गिनना कि कितनी दफा अकर हुआ है वो 3। यहाँ पे हम एक दफा जब हमें मिलेगा तो हम किसी काउंटर में एक नंबर ऐड कर देंगे, फिर एक और दफा मिलेगा तो फिर दूसरे उसी काउंटर में एक और ऐड कर देंगे, तो ये रिजल्ट 2 में होगा। अच्छा, अब आपको समझ में आ रही होगी कि हम कर अगर लीनियर सर्च से रहे हैं, हम 3 ढूंढ रहे हैं, तो लीनियर सर्च से हमने 3 ढूंढा तो हम एक वेरिएबल हमने लिया हुआ है काउंट। ठीक है। अब उस वेरिएबल में जैसे ही हमें एक दफा 3 मिला, हम कहेंगे काउंट जो है वो, इनिशियली हमने कहा काउंट की वैल्यू 0 है क्योंकि अभी 3 मिला नहीं है। जैसे ही हमें 3 मिला हमने कहा कि जी काउंट में काउंट जो है वो काउंट प्लस 1 कर दो, यानी जो पुरानी काउंट की वैल्यू थी 0, यानी उसमें 1 ऐड कर दो। और ये कब तक करो? उस वक्त तक करो जब तक मेरी लीनियर सर्च जो है वो पूरे एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स उस लिस्ट में हैं उनको काउंट ना कर ले, यानी उनके एंड तक ना पहुंच जाए, एंड तक लीनियर सर्च ना हो जाए। उसके बाद चौथा, तीसरा एलिमेंट है वो देखा, वो भी 3 था, तो काउंट पहले क्या हो गया था, अब काउंट 1 हो गया था, तो 1 में फिर एक और 1 ऐड कर लिया तो अब वो 2 हो गई वैल्यू। ठीक है। तो इस तरह से वी कैन काउंट के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं किसी पर्टिकुलर लिस्ट में, स्पेसिफिक एलिमेंट्स जो स्पेसिफिक वैल्यूज जो हमें सर्च करनी है। ठीक है। ये काउंटिंग थी। फिर इसी तरह से
आगे बढ़ते हैं। हमने ये बात कर ली थी, लेकिन जरा सा इसको और समझ लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये चीजें हमें बार बार इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। हम मिनिमम कैसे ढूंढते हैं? इस मिनिमम का मतलब क्या है कि किसी भी लिस्ट में से मिनिमम वैल्यू निकाली जाए। अब इस लिस्ट में मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या है? 1 है। अच्छा, हमें देखने में तो नजर आ रहा है, लेकिन हमें जब कंप्यूटर को बताना होगा तो हम कैसे बताएंगे? ठीक है, उसका हमने लास्ट क्लास में एल्गोरिथम डिस्कस किया था कि जी हम कंपेयर करेंगे बबल सॉर्ट से। हमने आपको याद होगा किया था, हम अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लें बबल सॉर्ट से, तो ये 1 3 4 हो जाएगा। और हमें पता है कि जी फिर फर्स्ट नंबर जो होगा दैट विल बी द मिनिमम। और इसी तरह से मैक्सिमम भी होगा कि अगर इसी में से ही मैक्सिमम ढूंढना है तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लें, 1 3 4 हो जाएगा। और फिर हमें पता है कि लास्ट एलिमेंट जो है वो मैक्सिमम होगा। तो एक तरीका ये, और भी कई तरीके हैं, लेकिन हमें बस ये पता होना चाहिए कि हमें मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, यहां तक क्लियर है? ठीक। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज, अब एवरेज निकालने के लिए ना, यानी अगर ऐड करना है तो हमें मुख्तलिफ एरिथमेटिक ऑपरेशंस के बारे में पता होना चाहिए कि वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं। एक ऑपरेशन तो हम परफॉर्म करते ही रह रहे हैं, यानी असाइनमेंट ऑपरेटर हम यूज करते हैं, ए इक्वल्स टू दिस। इसका मतलब ये होता है कि ये वैल्यू हम ए में डाल रहे हैं। कंपैरिजन एक ऑपरेटर है, ए डबल इक्वल्स टू भी इस्तेमाल करते हैं। बहर उसकी हम बाद में बात करेंगे। तो हमें एवरेज निकालने में जितने भी नंबर्स लिस्ट में हमारे पास हैं, अगर लिस्ट है या हो सकता है हम इनपुट ले रहे हों, उसको हम लिस्ट में डाल लेते हैं तो हमें लिस्ट को या एरे को डील करना आसान हो जाता है। उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको ऐड करना और उन सबको डिवाइड करना जितने वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनसे, ये हमें एवरेज या मीन कैलकुलेट करके दे देता है। ठीक है। अच्छा, इन सब का जैसे फाइंडिंग मिनिमम है, बबल सॉर्ट का आपने फ्लो चार्ट भी बनाया था, टोटलिंग का आप फ्लो चार्ट बना बना सकते हैं, काउंटिंग का फ्लो चार्ट बना सकते हैं, फाइंडिंग मिनिमम का, फाइंडिंग मैक्सिमम का। तो जरा कोशिश करें कि अभी ये जब हम खत्म करते हैं ये सारे कॉमन एल्गोरिथम्स की बात, तो इसके एल्गोरिथम्स बना लें, खुद से बनाएंगे तो हमें ये आइडिया रहेगा कि जब इसको प्रोग्राम करेंगे तो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि हमें प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करने हैं ताकि ये टारगेट्स अचीव हो सके। ठीक है, एवरेज भी हो गया। अच्छा, अब एवरेज के बाद ये है इंपॉर्टेंट एक चीज ये हमने आज नहीं कर रहे, वैलिडेशन और इनपुट। वैलिडेशन किसे कहते हैं? वैलिडेशन किसी भी चीज को वैलिडेट करने को कहते हैं। अब वैलिडेट करने का क्या मतलब हुआ? हमें ये चेक करना होता है कि हम जो इनपुट ले रहे हैं वो ठीक है। ठीक है, वो ठीक का मतलब वो वैलिड है। वो जो जिस रेंज में हमने इनपुट मांगी है, ये टाइप्स हैं वैलिडेशन की। जिस रेंज में हमने इनपुट मांगा है वो उसी रेंज में है। फॉर एग्जांपल हमने किसी से कहा कि जी इनपुट अ नंबर बिटवीन 1 to 10, अब उसने नंबर एंटर कर दिया 11, तो दैट इनपुट वुड बी कंसिडर्ड इनवैलिड बिकॉज इट इज नॉट इन दैट स्पेसिफिक रेंज जिसमें हमने इनपुट मांगा है। हम आपने बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखा होगा कि हम कहते हैं कि जी पासवर्ड जो है वो अ, एक न्यूमेरिक डिजिट हो, न्यूमेरिक डिजिट्स हो। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे तो पासवर्ड्स और भी बहुत सारी तरह के होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक होते हैं, लेकिन हमने कहा कि जी एक न्यूमेरिक डिजिट हो बिटवीन दिस टू दिस। आपने कहा कि नहीं मैं इस रेंज में नहीं डालूंगा और कुछ और डाल दिया, तो ऑब्वियसली दैट पासवर्ड विल नॉट बी वैलिडेटेड, दैट पासवर्ड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो रेंज का मतलब यह है कि एक विद इन स्पेसिफिक रेंज आपने डिफाइन कर दी कि इसी रेंज में आपने जो भी इनपुट देना है वो होगा। फिर लेंथ चेक, दूसरी टाइप की जो वैलिडेशन है, पहली टाइप हो गई रेंज चेक, दूसरी टाइप हो गई लेंथ चेक। लेंथ चेक का क्या मतलब है? नाम से ही समझ में आ रही है कि लेंथ आपने चेक करनी है। आपने इनपुट के लिए कहा कि जी द पासवर्ड नीड्स टू बी 8 कैरेक्टर्स इन लेंथ, और किसी ने डाल दिए 6 कैरेक्टर्स, तो वो वैलिडेट होगा? बिल्कुल नहीं होगा वैलिडेट। ठीक है, तो ये लेंथ चेक कहलाता है। अच्छा, अब ये लेंथ मिनिमम लेंथ भी होगी और मैक्सिमम लेंथ भी होगी। यानी आपने कहा कि जी द लेंथ ऑफ द पासवर्ड शुड बी बिटवीन 8 to 12 कैरेक्टर्स, तो वो लेस देन 8 भी लेंथ चेक में आएगा और ग्रेटर देन 12 भी लेंथ चेक में आएगा। यानी लेंथ चेक वुड बी कंसिडर्ड, अगर वो 12 से ज्यादा है तो ये लेंथ चेक पे इनवैलिडेट हो गया,
रेंज चेक पे यानी कोई भी इनपुट आपने कहा 1 से 10 तक हो, अगर वो 11 है या -1 है तो वो या 0 है तो वो रेंज चेक से आउट हो गया। टाइप चेक, टाइप चेक आसानी आसान अल्फाज में आपको बताता हूँ। आपने कहा कि जी नंबर्स डालो, किसी ने नंबर्स नहीं डाले, अल्फाबेट्स डाल दिए, तो द टाइप ऑफ इनपुट विल नॉट बी वैलिडेटेड। ठीक है, एनआईसी कार्ड की फील्ड है, वहां पे आपने कुछ लिख दिया, टेक्स्ट लिख दिया, इट विल नॉट बी वैलिडेटेड। ईमेल एड्रेस की फील्ड है, आपने कुछ और लिख दिया, यानी नंबर लिख दिया, तो वो इट विल नॉट बी वैलिडेटेड। ठीक है, तो टाइप चेक चेक्स द टाइप ऑफ द इनपुट दैट यू हैव एंटर्ड। ये तीन टाइप्स हो गई ऑफ वैलिडेशन। चौथी टाइप क्या है? प्रेजेंस चेक। प्रेजेंस चेक का मतलब यह है, बहुत दफा ऐसा होता है कि आपके पास आप वेब पे भी फॉर्म्स फिल कर रहे होते हैं, तो आप देखते हैं कि जी कुछ फील्ड्स हैं जो कि मैंडेटरी होती हैं आपको फिल करना, जिन पे एक स्टाइरिक बना हुआ होता है और उसमें लिखा होता है कि जी इट इज मैंडेटरी फील्ड है। तो आपने उस फील्ड में कुछ नहीं भरा, आपने फॉर्म सबमिट किया, तो वो फॉर्म सबमिट ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो ये कहता है कि जी दिस फील्ड इज मैंडेटरी। तो वो क्या कर रहा होता है? वो पहले प्रेजेंस चेक कर रहा होता है। भाई प्रेजेंस चेक, प्रेजेंस होगी तो फिर रेंज चेक या लेंथ चेक या टाइप चेक होगी ना। प्रेजेंस ही नहीं है, प्रेजेंस चेक ही नहीं है, अब आपने किसी फील्ड में प्रेजेंस चेक को वैलिडेट ही नहीं किया और आप रेंज चेक करने लग जाए तो रेंज चेक भी एरर दे देगी, लेंथ चेक करने लग जाए वो भी एरर दे देगी, टाइप चेक करने लग जाए वो भी एरर दे देगी। तो प्रेजेंस चेक जरूरी है कि आपने इनपुट दिया भी है, लिया भी है, या नहीं दिया या नहीं लिया। ठीक है, ये है प्रेजेंस चेक। फॉर्मेट चेक क्या होता है? फॉर्मेट चेक एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है। अब डेट का एक फॉर्मेट है, फॉर एग्जांपल एक डेट का फॉर्मेट होता है, हम जिस तरह से डेट लिखते हैं वो होती है DDMMYYYY। यानी ये फॉर्मेट है डेट, मंथ और ईयर। आज डेट है 13th, MM 11, YYYY 2024। ये इसका फॉर्मेट है। अगर मैं इसमें किसी और फॉर्मेट में डेट डालूंगा ना, तो वो डेट एक्सेप्ट नहीं होगी। यानी मुझे पता है अगर मैं इसको 13/11 के बजाय 11/13 कर दूं तो ये डेट एक्सेप्ट होगी। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि 11/13 यानी डे 11 है, मंथ 13 है। अब बहुत दफा दुनिया के ऐसे बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पे जो फॉर्मेट होता है डेट लिखने का, वो हम मंथ पहले लिखते हैं और डे बाद में लिखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो एक एशियन फॉर्मेट है वो ये होता है कि हम डे पहले लिखते हैं, यानी जो तारीख होती है वो पहले लिखते हैं और मंथ बाद में लिखते हैं। ठीक है, और तो ये फॉर्मेट जो है ये एक्सेप्टेड नहीं होगा अगर आपने स्पेसिफाई किया हुआ है। अच्छा, अब ये स्पेसिफाई करना जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए होता है कि अगर किसी ने, अब यही एग्जांपल है, अगर 13/11 और 11/13, तो अब आपको पता कैसे चलेगा अगर फॉर्मेट नहीं है और आपने फॉर्मेट चेक नहीं किया हुआ कि भाई उसने ये, अगर ये फॉर एग्जांपल ये 11/13 है ना अभी, तो अगर ये 11/11 होती, 11/11 सेल दराज की भी पता नहीं कौन कौन सी चल रही है, 11/11/24 होती, ये फॉर्मेट होता। अब इसमें ये इधर हो जाए, ये इधर हो जाए तो कोई चले फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर ये 09/12/24 है, अब ये 12 इधर हो जाए और 9 इधर हो जाए, भाई ये है 9th दिसंबर, वो बन जाएगी 12 सितंबर। तो डेट्स तो दोनों हैं, लेकिन अब आपको कंफ्यूजन होगी कि भाई असल डेट, जिस डेट पे ये काम हुआ या जो भी आपका था इशू डेट लेने के लिए, वो कौन सी डेट थी। तो दिस विल कॉज कंफ्यूजन, दिस विल कॉज डेटा डुप्लीकेशन, रिडन, और बहुत सारे एरर्स हो सकते हैं डेटा के। तो दिस इज व्हाई वी नीड टू चेक द फॉर्मेट एज वेल, कि जिसको हम क्या कर सकें, चेक कर सकें। और फॉर्मेट चेक जो है वो इंपॉर्टेंट होता है बहुत। क्लियर है ये फॉर्मेट चेक? ठीक है, वेरी गुड।
अच्छा जी, क्या था, हम चेक डिजिट देख रहे थे जरा सा। हम्म, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, रेंज चेक, लेंथ चेक, टाइप चेक, प्रेजेंस चेक, फॉर्मेट चेक और चेक डिजिट। अच्छा, अब ये चेक डिजिट क्या होता है? चेक डिजिट एक ऐसी एक ऐसी वैलिडेशन की टेक्निक है। अब मिसाल के तौर पे एक बैंक अकाउंट नंबर है। अब वो बैंक अकाउंट नंबर आपने कहीं भेजा, और किसी ने रास्ते में जब वो बैंक अकाउंट नंबर ट्रांसमिट हो रहा है, तो उस बैंक अकाउंट नंबर में दो नंबर चेंज करके अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया, यानी मिलता जुलता नंबर था, उसने दो नंबर चेंज किया और अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया। अब हुआ ये कि रिसीव हुआ, आपने कहा हाँ यार बैंक अकाउंट नंबर तो है। आपने ये चेक नहीं किया कि जिसने भेजा था उससे उससे कोई ऐसा फॉर्मूला तय नहीं किया था आपने कि ये चेक हो जाए बैंक अकाउंट नंबर उसी का है जो कि भेजा, वही है जो भेजा गया था, और आपने उसमें पैसे ट्रांसफर कर दिए। तो होगा ये कि वो बैंक अकाउंट भी है, नंबर भी है, उसमें पैसे चले गए, जिसको आपने भेजने थे पैसे उस तक नहीं पहुंचे, लेकिन जिसने बीच में उसको इंटरसेप्ट करके चेंज कर दिया उस तक पैसे पहुंच गए। ठीक। एक सेकेंड, काम लिखो। सॉरी, अच्छा, चेक डिजिट समझ में आई कि भाई बीच में एक नंबर चेंज कर दिया, तो इसको चेक करने के लिए, इसको वैलिडेट करने के लिए एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं चेक डिजिट। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल समझ लो। हमने अभी बैंक अकाउंट की एग्जांपल ली, इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जो समझें कि ISBN या ISSN नंबर होते हैं ना, जो बुक्स पे लिखे हुए होते हैं, या कोई भी और नंबर ले सकते हैं हम, चाहे वो ISBN नंबर हो, चाहे वो ISSN नंबर हो, चाहे वो कोई बैंक अकाउंट नंबर हो, चाहे वो कोई भी नंबर, किसी भी नंबर के लिए हम चेक डिजिट निकालते हैं पहले, और फिर उस चेक डिजिट को हम बता देते हैं दूसरी पार्टी को कि भाई इसका चेक डिजिट ये है। और वो उसी फॉर्मूले से, जिस फॉर्मूले से हमने चेक डिजिट कैलकुलेट किया होता है, उसी फॉर्मूले से वो चेक डिजिट कैलकुलेट किया जाता है, और मैच किया जाता है कि चेक डिजिट वही है जो कि जब आपने ट्रांसमिशन से पहले भेजा था वो नंबर, उससे चेक डिजिट आया था। और फिर जब ये मैच हो जाता है तो हम वैलिडेट कर लेते हैं कि हाँ जी यही वो नंबर है जो कि हमें भेजा गया है, चाहे वो ISBN नंबर हो, चाहे वो बैंक अकाउंट नंबर हो, चाहे वो NIC नंबर हो, चाहे वो फोन नंबर, चाहे वो कोई भी नंबर। ठीक है, अब हम करते क्या है, एक मेथड उसको कैलकुलेट करने का, चेक डिजिट को निकालने का क्या है। सबसे पहले हमने एक ISSBN नंबर ले लिया, 0306406115, और आखिर में ये एक चेक डिजिट है जो कि हमें कैलकुलेट करना है कि ये क्या होगा। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं हर नंबर को, ये जो भी नंबर्स हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो फर्स्ट 9 डिजिट्स हैं, बाय अ वेट स्टार्टिंग फ्रॉम 10 एंड डिक्रीजिंग टू 2, यानी 10 से लेके 2 तक हम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। क्योंकि 9 डिजिट्स हैं तो इसलिए हमें 10 से 2 तक करना पड़ा। अगर 11 डिजिट्स होंगे और ज्यादा डिजिट्स होंगे तो हमें इसी हिसाब से ये जो वेट्स हैं इनको बढ़ाना पड़ेगा। अब ये कैसे करेंगे हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं। उसके बाद हमने इन सब की जो प्रोडक्ट्स हैं यानी मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर करके ऐड करते जाएंगे, और फिर जो भी सम होगा उसको हम 11 से डिवाइड कर लेंगे और इसका रिमाइंडर निकाल लेंगे, और रिमाइंडर को फिर 11 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो चेक डिजिट मिलेगा हमें। ठीक है, अच्छा, बाज दफा होता है ये कि चेक डिजिट जो है वो 10 आ जाता है। आमतौर पे एक ही डिजिट होता है ना, तो 10 जो है वो एक डिजिट नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जब 10 आ जाता है तो उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब ये कैलकुलेट करके देख लेते हैं कैसे होता है। हमने 0306406115 इसका आखिरी डिजिट यानी चेक डिजिट निकालना है। इसकी क्या कैलकुलेशन होगी, सबसे पहले हमने सारे नंबर्स को, स्टेप वन जो था, मल्टीप्लाई ईच ऑफ द फर्स्ट 9 डिजिट्स बाय वेट स्टार्टिंग फ्रॉम 10 एंड डिक्रीजिंग टू 2। हर नंबर को हमने 10 9 8 7 6 5 4 3 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 0 को 10 से, 3 को 9 से, फिर 0 को 8 से, फिर 6 को 7 से, फिर 4 को 6 से, फिर 0 को 5 से, फिर 6 को 4 से, फिर 1 को 3 से, फिर 5 को 2 से। इन सबको ऐड कर लेना है।
ठीक है, ये 130 आ गया ऐड करने के बाद। उसके बाद हमने इस 130 को किससे डिवाइड करना है? हमने इस 130 को डिवाइड करना है 11 से। ठीक है, तो 11 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 11 क्या होगा? 11 11 जा 11 11 11 मल्टीप्लाइड बाई 11 कितने होते हैं? 121। तो 11 मल्टीप्लाइड बाई 11 121, रिमाइंडर कितने बचे? 9। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? रिमाइंडर को 11 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 11 माइनस 9 इक्वल्स टू 2। दिस विल बी द चेक डिजिट। ठीक है, और फिर कंप्लीट आईएसबीएन नंबर जो बनेगा वो 0306, आखिर में 2 ऐड। ये हमारा चेक डिजिट हो गया। अच्छा, अब यही चीज हम जब ट्रांसमिट करेंगे ना, उसको भी बताएंगे कि जी दिस इज द मेथड दैट वी हैव यूज्ड टू कैलकुलेट द चेक डिजिट। तो होगा क्या? वो मल्टीप्लाई करेगा इसी तरीके से, उसके आखिर में अगर 2 आ गया तो ठीक है, अगर 2 नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि देयर इज अ चेंज इन दीज नंबर्स, देयरफॉर द नंबर विल नॉट बी वैलिडेटेड। ठीक है, तो ये एक तरीका है। इसकी हम अब और एग्जांपल्स करेंगे, इसको देखेंगे, प्रोग्रामिंग में भी देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है चेक डिजिट को कैलकुलेट करने का। चेक डिजिट एक वैलिडेशन की टेक्निक है जो कि हम किसी भी डेटा की को वैलिडेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है ये बात? तो डेटा वैलिडेशन की जो इनपुट के लिए डेटा वैलिडेशन हम टेक्निक्स यूज करते हैं, उसमें है रेंज चेक, हमने डिस्कस कर ली। लेंथ चेक हमने डिस्कस कर ली। टाइप चेक हमने डिस्कस कर ली। प्रेजेंस चेक हमने डिस्कस कर ली। फॉर्मेट चेक हमने डिस्कस कर ली। और चेक डिजिट वो हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, आगे चलते हैं। रेंज चेक इसकी हमने बात कर ली, रेंज चेक की बात कर ली, टाइप चेक की हमने बात कर ली। टाइप चेक में हमने देखने देखें डेट शुड बी एज है जैसे, एज शुड बी एन इंटीजर एंड नॉट ए स्ट्रिंग। ठीक है, अब हमने कहा कि जी एज एंटर करो 14, किसी ने एज एंटर कर दी 14, तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए नंबर। ठीक है, तो वी दिस विल नॉट बी वैलिडेटेड, दिस विल नॉट बी अ वैलिड इनपुट। ठीक है, तो हमें डेटा जो इनपुट किया जा रहा है, हमें ये चेक करना होता है कि जो इनपुट किया जा रहा है डेटा वो करेक्ट टाइप का हो। ठीक है, फिर प्रेजेंस चेक, प्रेजेंस चेक हमने देख लिया कि इनपुट मैचेस अप, ये तो फॉर्मेट चेक है। प्रेजेंस चेक में कि जी वो फील्ड में डेटा डाला भी गया या नहीं डाला गया, बगैर डेटा डाले फील्ड में इंटर कोई चीज कर दी गई है या फॉर्म सबमिट कर दिया गया है। ठीक है, फिर फॉर्मेट चेक जो है, फॉर्मेट चेक जो है वो हमने देख लिया, यही एग्जांपल हमने देखी थी DDMM वाई वाई। चेक डिजिट, add a digit is added to a number to verify its validity, the last digit of a barcode। हमने ISBN नंबर की एग्जांपल डिस्कस की। ठीक है, अब क्या थी? अब हमारे पास थे, अभी हमने क्या डिस्कस किया? वैलिडेशन ऑफ डेटा। अब है हमारे पास वेरिफिकेशन ऑफ डेटा। दोनों चीजें अलग अलग है। वैलिडेशन का क्या मतलब है? कि डेटा जो एंटर किया गया है वो वैलिड है। अब दूसरी चीज आती है हमारे पास, वेरिफिकेशन। वैलिडेशन, आपके ख्याल से वैलिडेशन और वेरिफिकेशन में क्या फर्क है? हम्म, वैलिडेशन में और वेरिफिकेशन में क्या फर्क है? अच्छा क्या फर्क है वैलिडेशन में और वेरिफिकेशन में? मैं बताता हूँ, देखो। वैलिडेशन हम कब करते हैं? हम वैलिडेशन, एक तो समझ लो, वैलिडेशन हम उस वक्त करते हैं जब डेटा एंटर हो रहा हो। वेरिफिकेशन उस वक्त करते हैं जब डेटा एंटर हो चुका हो। यानी वैलिडेशन जो प्रोसेस है, हाँ, वैलिडेशन जो प्रोसेस है वो इनपुट जब कर रहे होते हैं आप तब होता है, और वेरिफिकेशन जब इनपुट हो चुकी होती है तब किया जाता है। ठीक है, यानी वेरिफिकेशन उस होती है जिस डेटा की, वो वैलिडेट हो चुका होता है लेकिन वेरीफाई नहीं हुआ होता। भाई हो सकता है वो वैलिड डेटा हो लेकिन वेरीफाई ना हो सकता हो। कैसे होता है ये अब देख लेते हैं। फॉर्मल डेफिनेशन क्या है? वैलिडेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग इफ द इनपुट डेटा इज रीजनेबल, एक्सेप्टेबल एंड विद इन द एक्सपेक्टेड फॉर्मेट और रेंज। इट इंश्योर्स दैट डेटा एंटर्ड इज सेंसिबल एंड कन्फर्म्स टू प्रीडिफाइंड सेट ऑफ रूल्स। वो जो रूल्स हैं कि रेंज इतनी हो,
टाइप ये हो, वो सारे फुलफिल कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो वो डेटा वैलिड है। वेरिफिकेशन क्या करती है? वेरिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग that the data has been accurately and correctly entered or transferred, typically by comparing it to the original source। ठीक है, अब दो डॉक्यूमेंट्स आ गए एक जैसे आपके पास। अब आपने कहा यार वेरीफाई तो कर लूं मैं कि ये सही भी है या नहीं है। अब वो आ चुका डॉक्यूमेंट दूसरा, अब वेरिफिकेशन हो रही है, यहाँ देखा आपने क्या है, यहाँ देखा क्या है, यहाँ देखा क्या है, पता चला किसी ने उसमें एक लफ्ज चेंज कर दिया था, तो वो वेरीफाई नहीं होगा। ठीक है, तो की डिफरेंस क्या है? फोकस वैलिडेशन का है रीजनेबलनेस पे और अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डेटा पे, यानी ईमेल का फॉर्मेट चाहिए तो ईमेल के फॉर्मेट में आए, डेट का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट हो तो उसी फॉर्मेट में आए। वेरिफिकेशन वैलिडेशन ये चेक करती है। वेरिफिकेशन चेक्स द करेक्टनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा। ठीक है, डेट करेक्ट भी जरूरी, देखो बहुत दफा ऐसा होता है कि ईमेल एड्रेस हमसे पूछा हुआ होता है, हम कोई भी ईमेल एड्रेस डाल देते हैं। ठीक है, वो फॉर्म एक्सेप्ट तो हो जाता है, लेकिन वो फॉर्म वेरीफाई नहीं होगा क्योंकि वो ईमेल एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपने एट द रेट और डॉट कॉम भी बाज दफा लिख दो ना तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, सिर्फ एट द रेट भी लिख दो तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो दिस इज वेयर वेरिफिकेशन। ठीक है, तो वैलिडेशन और वेरिफिकेशन में फर्क है। कब इस्तेमाल होते हैं ये मैंने आपको पहले से बताया। वैलिडेशन occurs during data entry or when the data is being processed to ensure that it is appropriate. Verification occurs after data entry or after data transfer to ensure that there are no errors in the process। क्लियर है ये बात? वैलिडेशन और वेरिफिकेशन। ठीक है, अब दो तरीके हैं चेक करने के, वेरीफाई करने के डेटा को। एक है विजुअल चेक, जिसमें हम मैनुअल चेक करते हैं डेटा को फॉर एरर्स के लिए। एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट जैसे मैंने एग्जांपल दी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से आपने कंपेयर कर लिया। दूसरा तरीका है डबल एंट्री चेक, कि आपने डेटा को दो जगह एंटर किया और दोनों को कंपेयर कर लिया कि भाई कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही। एक आपसे जब आप पासवर्ड सेटअप कर रहे होते हैं, जब आप कोई अकाउंट सेटअप कर रहे होते हैं, तो अक्सर वेबसाइट्स आपसे कहती हैं दो दफा पासवर्ड एंटर करने के लिए या दो दफा अपना ईमेल एड्रेस करने चेक एंटर करने के लिए। तो ये बेसिकली डबल एंट्री चेक होता है। आपने वैलिड तो ईमेल एड्रेस एंटर किया, लेकिन उसकी वेरिफिकेशन के लिए डबल एंट्री की जाती है ताकि वो वेरीफाई भी हो जाए कि आपने जो एंटर किया है वो ठीक एंटर किया है या ठीक एंटर नहीं किया। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब ट्रेस टेबल्स हैं। ये एक पूरा टॉपिक है जिसको हम, एक पूरा टूल है जो हम यूज करते हैं कि जिस वक्त कोई प्रोग्राम रन हो रहा हो तो उस वक्त किसी प्रोग्राम उस प्रोग्राम के मुख्तलिफ वेरिएबल्स में क्या क्या वैल्यूज होंगी, सो दैट वी कैन जज कि वो प्रोग्राम कहाँ पे, अगर कोई गलती कर रहा है तो वो कहाँ पे गलती कर रहा है। तो ये हम कंटिन्यू करेंगे। अब सैटरडे को इंशाल्लाह आपकी क्लास होगी, उसमें हम प्रोग्रामिंग की एक्सरसाइजेस कुछ करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे। जरा सी कोशिश कीजिएगा अपने लैपटॉप्स लेके आई, कोशिश क्या कीजिएगा लैपटॉप्स लेके आने आपको, ताकि हम उसमें प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज कर सकें। ठीक है, चलो थैंक यू। ये हम आगे पढ़ेंगे, फाइंडिंग द पर्पस ऑफ एन एल्गोरिथम, इसी चैप्टर की चीजें हैं ये। तो आई होप कि ये आज जो हमने बात की है वो आपको समझ आई होगी, और होपफुली इसको कंटिन्यू करेंगे हम सैटरडे को। और उसके बाद फिर ट्रेस टेबल्स भी, क्योंकि जब हम प्रोग्राम बना रहे होंगे ना उस वक्त हम ट्रेस टेबल्स भी बनाएंगे अपने पास, ताकि हम जो ट्रेस टेबल्स हैं उनको बना के ये देख सकें कि हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें वेरिएबल्स में किस वक्त क्या वैल्यूज हैं, ताकि उसकी जो एरर करेक्शन है, एरर डिटेक्शन है, उसमें मैं आसानी। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।